हेलो, ये है नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज। इसमें हम एक सिंगल वीडियो में पिछले 33 ईयर्स में जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से सारे के सारे क्वेश्चंस एक सिंगल वीडियो में कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले आप लोगों ने क्या मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो किया है? जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है विक्रांत किरार। मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हो ताकि जब भी मेरी लाइव क्लासेस होंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना फ्री अकाउंट बनाना होगा, जो एब्सोल्युटली फ्री है। जैसे ही आप अपना फ्री अकाउंट बनाओगे उसके बाद आपको सर्च करना VIKRANT, इससे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। उसको आप टैप करोगे और यहाँ पे फॉलो का बटन दबाना है। मेरी सभी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगे और आप मेरी एग्जिस्टिंग लाइव क्लासेस को भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हुए हैं और साथ में थ्योरी वीडियोस भी वहाँ पर होते हैं। अच्छा, कोई भी क्लास देखने के लिए आपको अपना फ्री प्लान अनलॉक करना होगा। उसके लिए भी आप मेरा कोड VIKRANT यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से वहाँ पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे लाइव होता है, हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन होता है, लो डेटा कंजम्पशन वाला एक डिजिटल वाइट बोर्ड यहाँ पर होता है। और क्या YouTube पढ़ाई करने के लिए इनफ नहीं है? क्या YouTube काफ़ी नहीं है? देखो, YouTube पे काफ़ी कंटेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस कंटेंट को, सही कंटेंट को ढूंढने में भी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। YouTube पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं और YouTube इस तरीके से बनाया नहीं गया है कि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई हो सके। उस चीज़ को ध्यान में रख करके तो उन्होंने कम से कम नहीं बनाया था। तो एक डेडिकेटेड स्टडी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है। और मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपकी लाइफ का पार्ट डिसाइड करते हैं कि आपका करियर क्या होने वाला है, अगर वहाँ पे आपको थोड़ी सी भी एडवांटेज मिलती है तो मुझे लगता है वो आपको लेनी चाहिए। तो आप प्लस एडवांटेज ले सकते हो, अपने कॉम्पिटिशन से आगे निकल सकते हो। उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस होती है डेली, तो आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। आप टॉप एजुकेटर से वहाँ पर पढ़ते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और वहाँ पे हर हफ्ते नए नए कोर्सेज और बैचेस भी लॉन्च होते रहते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा वहाँ पर और एक सब्सक्रिप्शन है जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स तो है ही सही, साथ में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, एक मेंटोर की तरह आपको गाइडेंस मिलती है। हर समय आपके पास एक गाइडेंस होती है, आपका टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं होता, आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्टडी प्लानर भी मिलता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ अलग बेनिफिट्स हैं, तो आई सजेस्ट आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो। आप प्लस या आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लो, उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है VIKRANT, उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो अनअकैडमी पे अपना कोर्स लेते समय यूज़ माई कोड विक्रांत, और इस सीरीज़ के सभी नोट्स और वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिए आ जाना है bit.ly/physics एंड गेम। वैसे सीरीज़ का नाम एंड गेम क्यों रखा था? हमने सोचा था कि इस सीरीज़ के वीडियोस देखने के बाद एंड गेम हो जाएगा, मतलब उसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही मेरी कोशिश रहती है। इस तरीके के सारे वीडियोस और कलरफुल नोट्स के लिए आ जाइए bit.ly/physics एंड गेम। और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं। अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक जैसे चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो रिपेल करेंगे। उनके बीच में कुछ फोर्स लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है। इसी K को लिखने का और एक तरीका होता है 1/4πε0। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर K की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में हो जाता है 9 × 10⁹ अच्छा, उसके बाद अगर हम ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, किस मीडियम में हम। अगर वैक्यूम में है तो फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अगर हमने उसके बाद मीडियम चेंज कर दिया, हमने पानी में डुबो दिया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ कम हो जाता है। किस तरीके से कम होता है? वो आता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी से। तो F0 है हमारा फोर्स इन वैक्यूम, F है हमारा FM, उस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, उनका जो रेशियो है वही हो जाता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीडियम में फोर्स कितना होगा। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो वहां पर हम बोल सकते हैं FM = F0 डिवाइडेड बाई K। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जैसे उसकी वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 81 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। F0 क्या है? वो फोर्स जो वैक्यूम में लगा था, लेकिन हमने उसको मीडियम में डाल दिया, तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। देखो, इसकी वैल्यू F0 से तो कुछ कम ही है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 point charges A and B having charges +Q and -Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। तो
तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक, अरे इतना मोटा पेन नहीं, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। इसके ऊपर ए के ऊपर था प्लस क्यू चार्ज, बी के ऊपर था माइनस क्यू चार्ज, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो इसके कारण इनके ऊपर फोर्स लग रहा है। पहली बात तो ये दोनों हमारे ऑपोजिट तरह के फोर्सेस चार्जेस हैं, तो इनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर मैं फोर्स इस तरीके से बना देता हूँ, एफ और एफ। फिर हमसे बोला गया है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम। अब यहाँ पर क्यू चार्ज था, उसका 25% हमने इस तरफ दे दिया है। अच्छा, इस क्यू का 25% होता कितना है? 25% यानी 1/4। तो यहाँ से हमने 1/4 चार्ज को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया इस तरीके से। उसकी वैल्यू कितनी होगी? Q/4 हमने यहाँ पे दे दिया। तो हमारे पास फिर फाइनली चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इस तरफ हमारे पास ए क्यू पर जो चार्ज बचेगा, Q में से Q/4 चला गया, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हो जाती है 3/4Q। यहाँ पर हमारे पास था माइनस क्यू चार्ज, उसमें Q/4 चार्ज ऐड हो गया, तो माइनस क्यू प्लस Q/4। यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू हो जाएगी -3/4Q। सबको ये चीज समझ में आई? पहले हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स था उसकी वैल्यू थी F। क्या उसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो उसकी वैल्यू हो जाती है F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी उसको मैं बोल देता हूँ F'। देखो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, ये होगा F', और यहाँ पर लग रहा होगा F'। F' की वैल्यू हो जाती है K इंटू, अब चार्जेस की वैल्यू कितनी है? 3/4Q इंटू 3/4Q डिवाइडेड बाय R²। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है। इसी को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, 3/4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये आ जाता है 9/16KQ² और यहाँ पर देखो KQ²/R² की वैल्यू कितनी है? F। तो यहाँ पर हमारी इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ F। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी F' = 9/16 टाइम्स F। तो हमारा आंसर आ गया 9/16F। यानी कि जो नेक्स्ट हमने जब चार्ज को ट्रांसफर कर दिया उसके बाद हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल गया है, उसकी वैल्यू ओरिजिनल जो फोर्स था उसका सिर्फ 9/16 रह गई। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है, हमें ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे? देखो हमने जैसे ही देखा यहाँ से चार्ज इस तरफ गया है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कम हो गया। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड कम हो रहे हैं तो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। इनिशियली अगर हमारे पास फोर्स था F, तो बाद में जो भी वैल्यू होगी वो F से कुछ कम ही होगी। और यहाँ पे ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है जिसकी वैल्यू F से कम है, तो हमें ये कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अभी तक हमें पता था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, खाली एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हम एक जब एटम होता है हमारे पास, हम उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल देते हैं। वन ऑफ देम इज -E, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा -E है। द अदर इज E + ΔE, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक्स्ट्रा है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d which is much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। देखो हमारे पास जब भी कोई एक एटम होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, मान लो बीच में अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बीच में हमारे पास एक प्रोटॉन होता था और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर काटता था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था -E, प्रोटॉन का चार्ज होता था +E। तो अगर हम इन दोनों को मिला करके देखते थे तो हमें दिखता था कि ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इन दोनों का चार्ज मिला करके हो जाता है 0। अब की बात सवाल में क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इस बार प्रोटॉन का थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? E + ΔE थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास अगर अब मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊं, थोड़ा दूर से हम देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है। अब उसका नेट चार्ज 0 नहीं होगा, अब उसका नेट चार्ज हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन के कारण है -E, प्रोटॉन के कारण है +E + ΔE।
तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है, डेल्टा ई। हमारे पास और एक यहां पर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, उसके ऊपर भी चार्ज इसी तरीके से हो जाएगा प्लस डेल्टा ई। दोनों ये सिमिलर तरीके के चार्ज हैं, तो यहां पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो मैं इस तरीके से देखो, ये बाहर की तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग जाएगा, यहां पर भी इस तरीके से F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग जाएगा, दोनों में इस तरीके से रिपल्शन हो रहा है। लेकिन इनका कुछ मास भी होगा, इनका जो भी मास है उसके कारण इनके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। ग्रेविटी को हम ग्रीन कलर से बता देते हैं, इस तरीके से ये लग रहा है F ग्रेविटी, यहां पर लग रहा है F ग्रेविटी। हमसे बोला गया है if the net of electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order of। हमको बस ये बोला गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें बोला गया है, इसको लिखो FES इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, G M1 M2, तो यहाँ पे दोनों का मास बराबर है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस था वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ जाती है, K इंटू क्यू स्क्वायर। इसके ऊपर चार्ज कितना था, डेल्टा ई, इसके ऊपर था डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर। यहां से डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय के इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर। वैल्यूज रखना शुरू करो। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के, तो वो आ जाएगी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये क्या आ रहा है, और अंडर रूट में हमारे पास आ जाता है, अंदर बचता है 6.67 डिवाइडेड बाय 9। ओके, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻⁻10। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर पता करना था। तो ऑर्डर की वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻37। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ हो गई हैं, पर ये क्वेश्चन है नीट का तो करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of distance x between the spheres s. ओहो, ये भी काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है देख करके। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, हमारे पास जो भी ये स्फीयर लटके हुए थे उनके ऊपर नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ है इस तरीके से, mg, यहाँ पे भी लगा होगा mg, साथ में इनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा हुआ। अरे यार, इनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का लगा होगा इस तरीके से FES। अब बोला जा रहा है कि धीरे धीरे इनका चार्ज लीक होता जा रहा है, जैसे ही चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा तो ये इनका जो एंगल है वो भी डिक्रीज होने लगेगा, ये दोनों आपस में पास आने लगेंगे। जैसे ही आपस में पास आने लगेंगे यानी कि ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इन दोनों की एक दूसरे की तरफ कुछ वेलोसिटी आ जाएगी जिसको लिखा गया है इस तरीके से v। हमें बताना है कि देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम। तो v इज प्रोपोर्शनल टू x या क्या चीज़ है, हमें वो चीज़ बतानी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई तो दे रहा है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से होगा। और एक चीज़ बोली गई है कि ये वाली जो लेंथ L है ना, ये वाली जो लेंथ L है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इस डिस्टेंस d से, यानी कि यहाँ पे हम वो वाले अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो एंगल है उसको मैं मार्क करता हूँ, दिस इज थीटा। तो क्या ये वाला एंगल भी हो जाता है हमारा थीटा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो
ये वाला जो फोर्स है वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टेंशन होगी, ऑब्वियसली रस्सी में कुछ टेंशन है टी, हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर देखो ये टेंशन का कॉस थीटा कौन सा हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दिए। टी साइन थीटा यानी हमने इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। अब इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करते ही हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय एम जी। अच्छा tan थीटा की वैल्यू क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है tan थीटा की वैल्यू क्या है? इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी d डिवाइडेड बाय 2 अपॉन l, इसको मैं l मान सकता हूं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों हमारी ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये d था। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी d बाई 2 अपॉन l। अच्छा यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू तो कांस्टेंट है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेन इस d का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो यार यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, कैसे करें। F इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं लिख देता हूँ k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg इज इक्वल टू d बाय 2l। यहां से हमें पता चलता है, देखो सारे कांस्टेंट्स को अगर मैं हटा दूं, यहां पर इस तरफ है डी स्क्वायर, यहां पर डी था, अगर ये डी स्क्वायर इधर जाएगा तो डी क्यूब हो जाएगा। सामने हमारे पास है क्यू स्क्वायर और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो ये रस्सी की लेंथ एल कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, एम जी में कोई चेंज नहीं है, के में कोई चेंज नहीं होती है। यहां से हमारे पास एक चीज आ जाती है कि क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। अब इसे हमें कर देना है डिफरेंशिएट, दोनों तरफ हम कर देंगे डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमें क्या बोला है कि चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है। कांस्टेंट रेट पर चार्ज लीक हो रहा है, यानी कि डी क्यू बाय डी टी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया। इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2q इंटू डी क्यू बाय डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इज इक्वल टू, यहाँ पे सम कांस्टेंट रहा होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको मैं लिख देता हूँ, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी ही चलने दो यहाँ पर, प्रोपोर्शनल टू 3d स्क्वायर d ऑफ d डिवाइडेड बाय dt। अच्छा ये जो डिस्टेंस d है ना, dd की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इस d के रेट चेंज हो रहे हैं, d को एक्चुअली आप x बोल सकते हो, ठीक है, ये x एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पर मैं dd लिखने की वजह यहाँ पे मैं dx बाई dt से लिख देता हूँ, dx बाई dt। और क्योंकि यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी रेट ऑफ d, वेलोसिटी की दुगनी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 2b आ जाएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो प्रोपोर्शनैलिटी में देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2b कर दिया। अच्छा ये वैल्यू जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और हमसे क्या पूछा है कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी देन द v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। ओके, तो डिस्टेंस x हमारे पास यहाँ पर ये d ही हमारा x है, तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे देखो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर, हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाती है, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो v इंटू डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू q इंटू सम कॉन्स्टेंट, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर विच इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, और q भी है हमारे पास। अब q भी कांस्टेंट नहीं है, ओके, q इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर q था, q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। ओके, यहाँ से उफ क्या क्वेश्चन है, कहाँ गया q की वैल्यू हम लिखेंगे, देखो
कैसे बताऊं मैं, यहां से लिखो Q इज प्रोपोर्शनल टू D को मैं लिख देता हूं x की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां पर dq/dt इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x की पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी v। ओके, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x, 1/√x, यानी कि हमारा आंसर है C। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो इसको। देखो हमने पहले क्या किया, हमारे पास इस तरीके से हमने रिलेशन निकाल लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और tan थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाती है d/2/L। यहां से हमने ये चीज भी लिख दी। यहां पर हम फोर्स की वैल्यू डाल देंगे तो kq²/d² mg इज इक्वल टू d/2L। यहां पर वैल्यूज क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, d और q समय के साथ बदलते हैं। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है इस तरीके से, q² इज प्रोपोर्शनल टू dq। ओके, q² इज प्रोपोर्शनल टू dq। d डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में जो था वो x है। अच्छा, dx/dt, इस d के जो रेट चेंज होने की है वही हमारा हो जाता है 2 टाइम्स वेलोसिटी। d ऑफ d/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी। तो यहां से हमने कुछ इस तरीके की चीजें लिख दी है, v इज इक्वल टू dx/dt। यहां से आप इस वैल्यू को यहां पे रख दोगे, दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर आता है 2q इंटू dq/dt, जो कि अगेन एक कांस्टेंट हमें दिया गया है कि कांस्टेंट रेट से चार्ज निकल रहा था। ओह शिट, हमारा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है यार एक तरफ, इसीलिए नहीं मैं करता ये सारी चीजें। चलो क्वेश्चन तो समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 2q इंटू dq/dt, ये कांस्टेंट चीज दी हुई थी, प्रोपोर्शनल टू 3d²। अब ये 3 को भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। अच्छा, ये जो q को आप लिख सकते हो q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, यहीं से आ जाएगा, q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। तो ये वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। मुझे नहीं लगता नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, पर अब है ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length। ठीक है, हमारे पास ये इस तरीके से तो बॉल लटकी हुई है। The equilibrium separation between them is r, ये हमारे पास डिस्टेंस r दिया हुआ है। अच्छा, इन्हें डायग्राम बना दिया। Now the strings are rigidly clamped at half the height। ओके, हाफ द हाइट पे हमने यहाँ पर आके इनको इस तरीके से, मतलब यहाँ से कुछ पॉइंट ऐसे आया होगा, यहाँ से कुछ पॉइंट आया होगा, दोनों को यहाँ पर क्लैम्प कर दिया। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? क्या यहाँ पे हमें दिया गया है कि y इज मच मच ग्रेटर देन r? क्या हमें ये वाली कंडीशन दी है? ऐसा तो नहीं बताया यहाँ पर। चलो ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ एंगल रहा होगा, मान लो थीटा। क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू r/2y। यहाँ पर tan थीटा इस ट्राइंगल में हो जाता है, r/2 ये हो जाएगा, y हमारे पास ये tan थीटा की वैल्यू होगी। साथ में क्या हम देखते हैं, हमने पिछली बार ही देखा था, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FES, और यहाँ पर लग रहा होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स FG। हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि हमारे पास ये वाला एंगल भी हो जाता है थीटा, और tan थीटा की वैल्यू वहाँ से भी आ जाती है, tan थीटा इज इक्वल टू T cos थीटा इज इक्वल टू FG, साइन थीटा हो जाता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय mg। पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देखी थी, तो हम लिख सकते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसकी वैल्यू है kq² mg इज इक्वल टू tan थीटा जिसकी वैल्यू हो जाती है r/2y। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, या फिर हम लिख सकते हैं r³ इज प्रोपोर्शनल टू y। सबको ये चीज़ समझ में आई?
आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई। फिर हमने इस y की वैल्यू को हाफ कर दिया। देखो y की वैल्यू अब हाफ हो चुकी है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें वो जो शुरू में हम अजम्पशन बोल रहे थे ना कि y इज मच मच मोर देन r, ये होना चाहिए। आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू y। अगर मैंने y की वैल्यू हाफ कर दी है तो इस r के साथ क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3, यानी r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1 की पावर 1/3। और y2 अपॉन y1 की वैल्यू कितनी है? बाद में हमने y2 की वैल्यू कर दी है हाफ, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है 1/2 की पावर 1/3। इससे हमारा आंसर क्या हो जाता है? ये हमारा आंसर आता है a। यहाँ पे देखो r अपॉन 2 की पावर 1/3 आ रहा है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if small q is equal to। तो हमारे पास यहाँ पर एक हमें स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। सबसे पहले तो ये इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। A charge q यहाँ पर हमारे पास रखा है q is placed at the center of the line joining two equal charges of q। यहाँ पर हमारे पास चार्ज लग रहा है Q, यहाँ पर भी हमारे पास एक चार्ज Q। ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास, मान लो X। यहाँ पर कोई सा भी चार्ज फिक्स नहीं है और ये इनके मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। तो हमें देखना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। देखो पहली बात तो ये सेंटर में जो हमारे पास चार्ज है वो तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो इस पर इधर या इधर जितना भी फोर्स लग रहा होगा दोनों बराबर होंगे। तो हमें इसके फोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं है। हमें किसके फोर्सेस को देखने की जरूरत है? इस चार्ज को देखो, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स ये दूसरा वाला चार्ज लगाएगा। अच्छा, दोनों ही Q है, दोनों ही चार्ज की वैल्यू है Q, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा इस तरीके से बाहर की तरफ, जो कि मान लो F बड़े Q ने लगाया, ये वाला हमारा बड़ा Q। साथ में इसके ऊपर दूसरा फोर्स इस तरफ लगना होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाती है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू हम बोल देते हैं F स्मॉल q के कारण जो लगा होगा। और ये दोनों चार्जेस बराबर होने चाहिए तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। और क्योंकि सिमेट्री है तो फिर ये वाला भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सारे चार्जेस हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? F ऑन इस वाले चार्ज की हम बात करें तो इसने जो फोर्स लगाया और इसने जो फोर्स लगाया दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। FQ शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ FQ। ठीक है, इस कैपिटल Q का फोर्स की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू हो जाती है K Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहां पर कौन सा चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू Q डिवाइडेड बाय X डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। कितनी चीजें कैंसिल आउट हो गई? K से K कट गया, एक Q से दूसरा Q कट गया, X स्क्वायर से X स्क्वायर कट गया, और हमारे छोटे Q की वैल्यू कितनी आ जाती है? छोटा Q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4, लेकिन माइनस का। और ये हमें दिखता भी है कि ये चार्ज को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव नहीं हुआ तो इस पर टोटल दोनों फोर्सेस बाहर की तरफ लग जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। यानी यहाँ बीच में जो हमारा चार्ज रखा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस Q/4, और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge of an electron. तो देखो हमारे पास मान लो दो इस तरीके से आयंस थे, ओके। इन दोनों आयंस के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है F और F। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है डी स्क्वायर। अच्छा, यहां से हमारे को पता करना है कि क्यू में कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अच्छा, जो भी किसी भी चीज पे चार्ज होता है, यहां पर हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। कोई भी चार्ज होता है वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स के या तो एक्स्ट्रा आ जाने से या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने के कारण हमारे पास चार्ज होता है। तो हमारे पास जो भी आयन है उसका जो भी चार्ज होगा, या तो हमने उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे।
या उसमें 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए होंगे, तो उस आयन का जो भी चार्ज होगा उस Q की वैल्यू होगी प्लस माइनस n टाइम्स E। तो यहां पर हम लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K को मैं लिख देता हूं 1/4πε0, Q की वैल्यू हो जाएगी n² E² डिवाइडेड बाय d²। यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाती है, n इज इक्वल टू √4πε0 F d² अपॉन E²। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से रेडियस r है, फोर्स की वैल्यू हो जाती है F इज इक्वल टू KQ² अपॉन r²। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं सब हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में है तो देखो हमारे पास फोर्स किधर लगा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर। हमारा पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में। और हमने पढ़ा भी था वेक्टर फॉर्म के टाइम में कि हमारा जो फोर्स वेक्टर होता है माइनस KQ/r², ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, टाइम्स r कैप। तो इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि r कैप की वैल्यू हो जाती है वेक्टर r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस KQ² अपॉन r³ टाइम्स वेक्टर r। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है D। इस तरीके से D हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When air is replaced by a dielectric medium of force constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance। तो देखो हमारे पास अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, ये Q1 Q2 इस तरीके से, उनके बीच में वैक्यूम में फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू है F। यहाँ पे भी लगता है F, इसको मैं क्या बोलता हूँ F0। ये है हमारा वैक्यूम। जब भी हम किसी मीडियम में डालते हैं तो वहां पे फोर्स की वैल्यू कम ही होती है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर हमने डिस्टेंस और चार्ज को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को और चार्जेस को चेंज नहीं किया है, तो किसी भी मीडियम में लेके जाओ हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम ही होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो हमारा है A डिक्रीजेस बाय K टाइम। पहले तो इसको आप वैसे ही मार्क कर सकते हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था डिवाइडेड बाय उस मीडियम में जो फोर्स लगता था। इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर ही आता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास आ जाता है Fm इज इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाय K टाइम्स हमारा फोर्स डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट चार्जेस प्लस Q, प्लस 4Q, माइनस Q एंड प्लस 4Q आर केप्ट ऑन द X axis at points x is equal to 0, x is equal to a and x is equal to 2a respectively। then ये पता है ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक x एक्सिस है इस तरीके से, यहाँ पर 0 पर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है 4Q प्लस 4Q, यहाँ से फिर हमारे पास यहाँ पे कहीं रखा है माइनस Q, और फिर उतने ही डिस्टेंस पे हमारे पास रखा है प्लस 4Q। हमसे पूछा गया है क्या ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कर चुके हैं। ये सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। देखो आप इसको इस तरीके से देखो, इसको मैं बोल देता हूँ अगर Q, तो ये भी हो जाता है हमारा Q और ये हो जाता है माइनस Q/4। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये एग्जैक्टली वो केस है। चाहो तो आप इनके ऊपर फोर्सेस भी चेक कर सकते हो। देखो ये बीच में जो हमारा चार्ज है, इसके दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसके ऊपर दोनों तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट होना ही है। अब हम इस चार्ज के ऊपर या फिर इस चार्ज के ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर चेक कर लेते हैं, उसके ऊपर अगर फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है और यहाँ पर जो फोर्स है वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। देखो इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा इस चार्ज के कारण,
और अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस चार्ज के कारण। दोनों के आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, आंसर बराबर आ जाएगा और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर हमें लिख देना, लेकिन ये नहीं पता हमें कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, अगर इस माइनस क्यू चार्ज को मैं थोड़ा सा भी इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो फिर इसके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स इधर ज्यादा हो जाएगा और फिर ये इस तरफ मूव होता चला जाएगा, यानी कि ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन नहीं है। तो एक की भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यानी सबकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, अब हम आ गए हैं दूसरे टॉपिक पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो हम देख लेते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारे पास इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, उसके कारण किसी भी आर डिस्टेंस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेट है जिसकी एरियल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो किसी भी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप चले जाओ या आर डिस्टेंस पे चले जाओ तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा, यहाँ पे तो इसके डिस्टेंस से ही फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आर डिस्टेंस पे है कि 2r डिस्टेंस पे, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर हमारे पास एक इस तरीके से कर्व्ड कोई वायर है और उसकी भी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, ये हो जाएगी यूनिट कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर एंगल है हमारा थीटा, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका भी फॉर्मूला हमें याद कर लेना, उसकी वैल्यू हो जाती है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। इस थीटा का हाफ करना पड़ेगा, हमें थीटा बाई 2 यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं। डेरिवेशन में भी हम नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसी को आप रीअरेंज कर दोगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 raised to power minus 7 coulomb distributed uniformly. Spherical conductor है. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? तो हमारे पास इस तरीके से एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है? वो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहली बात जो हम नोटिस करते हैं वो ये कि हमारा पॉइंट है आउटसाइड। ठीक है, अगर हम स्फीयर के आउटसाइड हो जाते हैं तो हमारा स्फीयर इस तरीके से एक्ट करता है कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो एक पॉइंट चार्ज है। यही सेम चीज़ हमारे ग्रेविटेशन में भी होती थी। तो हमें इस तरीके से ट्रीट करना है कि ये अब एक पॉइंट चार्ज है। तो इसके कारण व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसकी मैग्नीट्यूड की हमसे बात करें E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू दे ही रखी है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रेडियस की ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख दूंगा 0.15 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 9 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या जाता है? नीचे 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.28 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर कूलम, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ही चीज़ थी यहाँ पर ट्रिक कि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो स्फीयर के आउटसाइड है, तो अब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। तो हमारे पास दो लाइंस बनाते हैं। ये है हमारी पहली लाइन जिस पे चार्ज है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, इनफाइनाइट है, और हमारी यहाँ पर एक दूसरी लाइन होगी इस तरीके से, उसके ऊपर भी चार्ज होगा माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर।
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2r, तो यहाँ पर मैंने एक r बना दिया, दूसरा r बना दिया। What is the electric field midway between the two line charges? तो यहाँ पर बीच में कहीं पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मान लो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और ये था हमारा वायर नंबर 1, ये था हमारा वायर नंबर 2। वायर नंबर 1 हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से दूर की तरफ होगा, तो ये हो जाता है हमारा E1। वायर नंबर 2 हमारा जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा E2 की वैल्यू भी यही आ जाती है। दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वायर के कारण किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है E1 के मैग्नीट्यूड को अगर मैं बोलूँ और E2 के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो वाली वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट into lambda divided by r, which is basically 2k lambda by r है, ठीक है, क्योंकि आंसर सारे 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइप की टर्म में, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू 2 गुना होगा, ये तो एक वायर के कारण था इतना, दूसरे वायर के कारण भी इतना ही था, दोनों को ऐड कर दोगे 2 टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाय आर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ जाता है लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, विच इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिट न्यूटन पर कूलम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। हॉलो मेटल स्फीयर है, पूरा का पूरा चार्ज, एक तो हॉलो है तो वैसे ही सरफेस पे रहने वाला है, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रहने वाला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो ये किस तरीके से बिहेव करता है? हमारे पास जब भी मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0, और स्फीयर के बाहर जब होंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से काम करता है जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ था, पॉइंट चार्ज की तरह वो एक्ट करने लग जाता है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ग्राफ बना सकते हैं, इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। यहाँ पर होता है इसका रेडियस, यहाँ पर होता है इसका रेडियस, ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम सेंटर से आर तक जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। आर से आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, इस तरीके से फिर ये इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ पर इस तरफ ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? देखो, इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज नहीं, यहाँ पर हमारा जैसे जैसे आर इंक्रीज होता है तो पहले तो वैल्यू 0 है, फिर वैल्यू कम होने लगती है। तो 0 एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर कैपिटल मोर देन आर। तो यही हमारा आंसर दिख रहा है मुझे, बी हमें करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या है? 0 एज आर इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ थोड़ी जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है? डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, तो यहाँ पर अंदर तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, 0 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ये हमारा सॉलिड स्फीयर होता, नॉन कंडक्टिंग, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता, वहां पर हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, इसका आंसर है 0। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, कौन सा स्फीयर है? एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो ये हमारा स्फेरिकल शेल है, उसके सेंटर से अगर हम आते हैं 3r/2 पे, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होता है इस तरीके से E। फिर हमसे पूछा है कि r/2 डिस्टेंस सेंटर से, तो वो वाला डिस्टेंस कहाँ पर होगा? ये हो जाता है हमारा r/2, यानी अब हम आ गए स्फेरिकल शेल के अंदर, और हमें पता है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। The point is inside, so inside E is always 0. Clear? Next question देखो,
A hollow insulated conduction sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 meter? Again हम सेंटर पे हैं, सेंटर पर यानी कि हम स्फीयर के अंदर हैं। हॉलो स्फीयर के अंदर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, तो सेंटर भी अंदर ही है। यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस ही नहीं करनी, आंसर आ जाता है सीधे सीधे 0, पॉइंट अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज प्लस q। तो हमारे पास इसके ऊपर पूरा चार्ज है प्लस q, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से प्लस q। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E। इसका कुछ पार्ट है AKB, ठीक है। इस AKB वाले पार्ट के कारण, इसको मैं लाल रंग से बना देता हूँ, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है E। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस Q/4। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा इस तरीके से, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB। अब हमसे पूछा है कि अगर इस रिंग के कारण, इस पार्ट के कारण हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, तो इस बची हुई के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा। देख करके लगता है क्वेश्चन सोच रहा है ऐसा कि हम गलती कर देंगे कि इतनी सी के कारण अगर E होता है ऐसी, अब हमारे पास 3 है, उनके कारण क्या हमारे पास 3E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इसको इस तरीके से समझो, अगर हमारे पास पूरी की पूरी रिंग होती है तो सिमेट्री के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 0। अगर सिर्फ इतने से पार्ट के कारण इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इस बचे हुए पार्ट के कारण इस डायरेक्शन में रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, तभी तो इस पूरी की पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैंसिल आउट होकर के 0 हो रहे हैं, करेक्ट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू होगी E, और ये वाली पूरी की पूरी रिंग को हमें कंसिडर करना है। ऑलराइट, तो हमारा आंसर हो जाता है E along OK, E along KO नहीं, E along OK। तो B हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E। यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है E। इसमें हो गया रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h। तो यहाँ कहीं हमारा इलेक्ट्रॉन रहा होगा और वो यहाँ से गिरा है नीचे की तरफ h डिस्टेंस में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अच्छा, डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। ओके, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज। ऑल राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। पहली बात तो इस इलेक्ट्रॉन ने जब इस तरफ गिरा होगा तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिर रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगे होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्सेस लगे होंगे उसके कारण उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। फोर्स नीचे की तरफ देखो, इस पे लगा होगा mg प्लस q टाइम्स E। इसका जो भी चार्ज है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो उसके कारण भी फोर्स नीचे की तरफ लगा होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स, वो हो जाता है mg भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ग्रेविटी प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा g प्लस E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं प्रोटॉन के लिए। तो फॉर प्रोटॉन
सेम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। प्रोटॉन के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो गया है हमारा नीचे की तरफ, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास यहाँ पर है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है उसको मैं लिख देता हूँ +E, वहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव E का चार्ज होता है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इसके ऊपर देखो लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और इस पे नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा +E टाइम्स E। जितना चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे की तरफ है। तो क्या यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं? उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी g के कारण तो आना ही है g प्लस E डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पर। एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन हो गई यहाँ पर भी, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में g वाला कंपोनेंट बराबर है, दोनों का चार्ज बराबर था, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था, लेकिन इसमें है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर यूज हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन। कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में जो रेशियो होता है आपको पता है, वो लगभग 2000 गुना होता है। ये मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 2000 गुना, 2000 भी नहीं, 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है इस वैल्यू से, यानी कि ये वैल्यू ओवरऑल छोटी हो जाएगी। तो यहां से हमें पता चलता है एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन काफी कम रहने वाला है एज कंपेयर टू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को कम समय लगा होगा उस h डिस्टेंस नीचे आने में। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या था, टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का टाइम कम लगा होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्मॉलर, यानी कि ए हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। बहुत अच्छा सवाल था। अब और एक चीज देखो, यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर हम क्लियरली ये कैलकुलेशंस करने की सिचुएशन में नहीं है। अगर हमारा आंसर होता ग्रेटर तो हम ये दोनों भी कैसे ही कैलकुलेट करते, इसमें बड़ी मुश्किल आ जाती कैलकुलेशन करने में। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होने वाले थे, मुझे क्वेश्चन देख के ही पता चल गया था। इक्वल जरूर हो सकते थे, लेकिन इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमारा टाइम इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा, वो बहुत जल्दी से एक्सेलरेट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सवाल था। अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो सेमी सर्कुलर आर्क बनाइए, यहाँ पे इस तरीके से बन गई। इसके ऊपर रेडियस है इसका ए, इसके ऊपर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क इज, यहाँ पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है E = 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2। अगर हमारे पास ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर थीटा = 180 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ थीटा बाई 2 यानी कि 180/2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाती है 2k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन ऑफ 90 विच इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बाई r, लेकिन हमारे सारे के सारे ऑप्शंस हैं 4 पाई एप्सिलॉन वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो k को, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर 2 है, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे जाता है हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये कौन सा है? 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टॉय कार विद अ चार्ज q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट है, यानी कि हमारा फोर्स कांस्टेंट रहा होगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स
इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट होता ही है अभी हमारे केस में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। देखो ये यूनिफॉर्म था तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। A toy car with a charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instance, the direction of electric field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन कौन सा, मोशन इन वन डायमेंशन का। देखो इसमें क्या हुआ होगा, हमारी कार यहाँ से शुरू हुई थी, इनिशियली रेस्ट पर थी, ठीक है, फ्रॉम 0 to 6 उसकी वेलोसिटी हो जा रही है, यानी इनिशियली 0 पे थी, ओके, यहाँ पर थी 0 मीटर पर सेकेंड। मान लो इसके ऊपर इनिशियली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और आफ्टर 1 सेकेंड ये था t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ चुकी है। कितनी है वो वेलोसिटी, वो है 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बदल दिया, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बदला है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। तो अगर अभी इसका कार का इस डायरेक्शन में था एक्सीलरेशन a, तो अब इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में a। अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 6 होती है तो यहाँ पर अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 6 से 0 हो जाएगी, ठीक है, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी 6 से 0 हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक्स वालों को मैं लाल रंग से बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर वेलोसिटी फिर से हो जाएगी वेलोसिटी 0, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो 0 से 1 तक 1 सेकेंड लगता है, तो 1 से 0 तक भी 1 सेकेंड लगेगा, तो ये t इज इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड हो गया, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। लेकिन हमारी कार जो है यहाँ के बाद 2 सेकेंड तक चलती है, अभी तो 1 ही सेकेंड हुआ है, अब यहाँ से और 1 सेकेंड तक चलेगी, अभी भी एक्सेलरेशन तो इधर ही है। अब देखो फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड में फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ करके 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो यहाँ से फिर हम इस तरफ आ जाएंगे, और एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे सवाल है। ओके, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली। ओके, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? हाँ, हमारे पास देखो यहाँ पर हम VT ग्राफ बना सकते हैं, इसका VT ग्राफ बनाओगे आप, ये टाइम है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले यूनिफॉर्मली बढ़ती है 1 सेकेंड में, इसकी वैल्यू हो जाती है 6, फिर उसके बाद इस तरीके से डिक्रीज करती है, ये है हमारा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। VT ग्राफ का जो एरिया होता है वही होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो क्या कोई मुझे बता सकता है इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? टोटल डिस्टेंस, पहले तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास डिस्टेंस में हम पूरा का पूरा एरिया कवर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सबको हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको मैं नेगेटिव मानूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए मेरे पास ये एरिया है, ये एरिया है और ये वाला एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया, विच इज इस एरिया का 3 टाइम्स हो जाएगा। सिमेट्री से हमें देख रहा है ये वाला एरिया कितना है, ये था हमारे पास 1 सेकेंड, ये वैल्यू थी हमारे पास 6 सेकेंड, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ इंटू 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। ये था 3 मीटर, ये था 3 मीटर, ये था 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ यार, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये है हमारा 3 मीटर, ये भी डिस्टेंस हमारा 3 मीटर और ये भी डिस्टेंस है 3 मीटर। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड के लिए हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 3 + 3 यानी कि 9 मीटर इन 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाए, वेलोसिटी एवरेज कितनी रहेगी? देखो हम 3 मीटर इधर गए, फिर 3 मीटर इधर गए, फिर वापस 3 मीटर इधर आ गए,
डिस्टेंस हमने 9 मीटर चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सिर्फ 3 मीटर। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो वेलोसिटी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज 3 डिवाइडेड बाई टाइम इज 3 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारे पास आंसर जाता है 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड विच इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल ज़्यादा नहीं है, ये हमारा सवाल है मोशन इन वन डायमेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइपोल, नीट के हिसाब से डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट पे डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत आसान भी हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि इसमें गिनती के ही फॉर्मूले लगते हैं। देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहली बात क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज और उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों को हम किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं या वो उस डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। उस डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? जैसे हम उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डाइपोल का मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली उसको हम d लिखते हैं या फिर हम उसको 2 टाइम्स a लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर बाकी सभी कैलकुलेशंस आप इसके सेंटर से कर रहे होते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाता है a, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज a। तो हमारे पास p जो कि डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू हो जाती है q टाइम्स 2a। ओके, इसका कुछ डायरेक्शन होता है, या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम डाइपोल का डायरेक्शन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में अंदर जाता है। ये डाइपोल का डायरेक्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हमें करना होता है, या हम इसके कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और डाइपोल को हम पढ़ते क्यों है? देखो, अगर हमारा ये जो डिस्टेंस है, अगर ये r इस a से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमारे डाइपोल को पढ़ने की कंडीशन क्या है? r इज मच मच ग्रेटर देन a। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो, चाहे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जगह हमारे पास यहाँ पर चार्ज और ये जो डिस्टेंस 2a ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आते हैं। तो हम उसको बेसिकली p से रिप्लेस कर पाते हैं, तो हम उसको इजीली एक डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। नहीं तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं था। ओके, किसी भी एक्सिस वाले पॉइंट पर, ये देखो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस वाले पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r3। अगर हम इक्विटोरियल पॉइंट, जो कि यहाँ पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट, वहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसकी वैल्यू होती है -kp अपॉन r3। यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ है? माइनस लगा यानी अगर हमारा डाइपोल का डायरेक्शन ये था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, अगर हम किसी भी और पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड आता है kp अपॉन r3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये वाला एंगल है हमारा थीटा। इसको डेराइव हमने कैसे किया? देखो, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस वेक्टर को आप 2 वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लो। पहला वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर इस तरीके से होगा। तो अब ये जो पॉइंट है ये हमारे इस वेक्टर के एक्सिस पे आ गया और इस वाले वेक्टर के इक्विटोरियल पॉइंट पे आ गया। तो उन दोनों के कारण हमारे पास एक इधर और एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उन दोनों का आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो इस तरीके से आप डेराइव कर सकते हो। डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारे लिए ये फॉर्मूला काफ़ी है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी kp अपॉन r²। इसके इक्विटोरियल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 क्यों होती है? एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस है, नेगेटिव चार्ज उससे कुछ डिस्टेंस है। दोनों के कारण जो हमारा पोटेंशियल होगा, एक के कारण पॉजिटिव होगा, दूसरे के कारण नेगेटिव होगा, और सिमेट्री है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। किसी भी पॉइंट पे जो कि एंगल थीटा पर है, वहां पर अगर हमें पता करना हो कि कितना हमारा पोटेंशियल है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अगेन इसको डेराइव करने के लिए आप इस डाइपोल को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। एक हमारा एक्सियल कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा हमारा इस तरीके से इक्वेटोरियल, उसके कारण कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज़, अगर हमारा डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे डाइपोल के ऊपर कुछ टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है P क्रॉस E।
या फिर उसको हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। साथ में डायपोल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होती है जो होती है माइनस पी डॉट ई, या फिर आप उसको लिख सकते हो पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। इन्हीं फॉर्मूलों से डायपोल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप देखोगे कि नीट में डायपोल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is aligned parallel to a uniform electric field E. The energy required to rotate the dipole by 90 degree is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी हमने इस तरीके से अलाइन कर दिया, ये है हमारा P। तो क्या हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में इनिशियल एंगल, इनिशियली इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू है 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर इसको लिख सकता हूँ माइनस पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस पी ई। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। फिर हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, तो इसकी सेकेंड पोजिशन क्या हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू हो चुकी है 90 डिग्रीज, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम सेकंड केस में लिख सकते हैं हमारे u फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो uf की वैल्यू हो जाती है 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इतनी, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव क्वांटिटी से 0 लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी की वैल्यू हो जाती है P टाइम्स E। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाती है माइनस यू आई विच इज इक्वल टू पी ई। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस डायपोल को ऐसे घुमा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electric dipole moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when 90 degree, the torque and potential energy of the dipole will respectively be। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E, और हमारे पास डायपोल P को इस तरीके से रखा गया है कि ये हमारे पास इस तरीके से एंगल थीटा आ जाता है। तो हमारे को क्या बोला गया है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है उस वक्त बोला गया पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये वही वाला केस हो गया जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, उसमें भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आती है। टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, उसको हम लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है हमें? हमारा ऑप्शन ए मुझे सही दिख रहा है, पी ई साइन थीटा और माइनस पी ई कॉस थीटा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at points x is equal to 0, y is equal to a, z comma 0, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x is equal to a, y is equal to 0, z equal to 0। तीनों केसेस में z की वैल्यू 0 है, तो हम z एक्सिस को मानेंगे ही नहीं, हमारे लिए 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। The magnitude and direction of the electric dipole moment vector of this charge assembly is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमारे पास पहले तो एक एक्सेस सिस्टम बनाओ इस तरीके से। हमारे पास चार्जेस कहाँ कहाँ रखे? प्लस क्यू रखा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर, वाई की वैल्यू ए है, यहाँ पर हमारे पास रखा है प्लस क्यू। माइनस 2q रखा हुआ है 0,0,0 पे, यहाँ पर रखा हमारे पास माइनस 2q, और एक प्लस क्यू रखा हुआ है x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पर रखा है प्लस क्यू। तो इसको आप इफेक्टिवली देखोगे ना, यहाँ पर ये 2 माइनस क्यू है, तो एक माइनस क्यू इसके साथ डायपोल मोमेंट बनाया, दूसरा माइनस क्यू इसके साथ डायपोल मोमेंट बनाया। उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड हो जाता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a, और ये वाला डिस्टेंस भी है,
तो हमारे पास एक्चुअली दो डायपोल मोमेंट हो जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा Q इंटू ए, और उनका डायरेक्शन क्या होगा, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास दो डायपोल मोमेंट है, पहला है ये Q ए और दूसरा हो जाएगा इस तरीके से ये Q ए। अब ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दोगे तो हमें ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा इस तरीके से, दिस इज P रिजल्टेंट। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चल जाता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये देखो ये क्यू ए है, ये क्यू है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स क्यू ए, √2 टाइम्स क्यू ए। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डायरेक्शन है। तो इसमें देखना है हमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, √2 क्यू ए अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x = 0, 0, y = a, यहाँ। तो यही हमारी वो लाइन है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The electric intensity due to a dipole of length 10 cm having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 cm from one of the charges in air is। तो ये अच्छा खासा सवाल है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंसेस 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंसेस अजीब अजीब से। देखो हमारे पास पहले हम डायपोल बनाते हैं, यहाँ पर है हमारे पास -500 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है हमारे पास +500 माइक्रोकूलम। ये बन गया हमारा डायपोल। इसके एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑफ द लेंथ हैविंग चार्ज इतना at a point on the axis at a distance 20 cm from one of the charges in air। अब इन दोनों में से किसी एक चार्ज से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो इस वाले चार्ज से भी हो सकती है, इस वाले चार्ज से भी हो सकती है। तो हम मान लो पहले इस वाले से लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक चार्ज के कारण हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा और दूसरे वाले चार्ज के कारण हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp upon r³ which is equal to 2 into 9 into 10⁹ into डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर इंटू, और हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 500 माइक्रोकूलम, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 2kp हो गया डिवाइडेड बाई r³। डिस्टेंस की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर 0.25 का स्क्वायर। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब काम करता है जब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस इन दोनों इस डायपोल के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन हमारे पास इस बार वो केस नहीं है। हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ, मान लो d, नहीं इसको मैं बोल देता हूँ r, और इसको बोल देता हूँ 2a। r इज़ नॉट वेरी मोर देन a, तो ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हमें दोनों चार्जेस के कारण इंडिविजुअली वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन 20 सेंटीमीटर है नीचे, तो 0.2 का स्क्वायर, KQ अपॉन 0.2 का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। फिर हमारे पास इस वाले चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस तरफ, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखो ये वाला डिस्टेंस था हमारा 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर माइनस KQ अपॉन 0.3 का स्क्वायर।
यहाँ पर हमें वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू, हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, अंदर बचता हमारे पास 0.3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.09 माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, वो जाता है 0.04 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाता है हमारे पास 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी k इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू है 500 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर बचेगा हमारे पास 0.05 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाता 0.09 इंटू 0.04। ये 0.09 को मैं इस तरीके से काट सकता हूँ, ये हो जाता है हमारा 100, और 0.04 को मैं 0.04 0.05 इसको मैं सीधे सीधे इनके डॉट उड़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻9 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 2, 9 माइनस 6 प्लस 2, 9 माइनस 6 हो गया 3 प्लस 2 और फिर प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 2 यानी 7, और फिर हमारे पास बच जाता है मल्टीप्लाइड बाई 5 है इंटू 5 है डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये हो गया 25/4। 25/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 12.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6.25 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, हमारा आंसर आ गया ए। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगेन हम फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमारे जो भी फॉर्मूला थे उसमें सभी में डेरिवेशन में इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया जाता है, ये ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली कहने के लिए ये डाइपोल है यहाँ पर, लेकिन हमने इसे डाइपोल की तरह ट्रीट नहीं किया, हमने इसको दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया और हमारा सोल्यूशन हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field E, then torque acting on it is given by, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, सीधे हमें B आंसर मार्क करना है, कोई इसमें कैलकुलेशन तक नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ले जाओ जितने भी मार्क्स का था। An electric dipole consisting of two opposite charges of 2 into 10⁻⁻6 coulomb, each separated by a distance 3 centimeter, is placed in an electric field of 2 into 10⁻5 Newton coulomb. Torque acting on the dipole is, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास देखो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होता है Q टाइम्स जो भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है 2 into 10⁻⁻6 कूलम, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर नहीं बोलूँगा उसको मैं 0.03 बोलूँगा, ठीक है। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाती है 2 into 3.06 into 10⁻⁻6 कूलम मीटर, हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। अब इसके कारण हमें टॉर्क की वैल्यू पता करनी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब देखो टॉर्क लगता है एंगल पे डिपेंड करता है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा डाइपोल इसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हो गया तो टॉर्क की वैल्यू हो जाती है 0, उस पर टॉर्क नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर है, तब हमारे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आई थिंक उसी टाइम की वैल्यू इन्होंने पूछी होगी, तो हमारे पास सीधे सीधे टॉर्क की वैल्यू जाती है, टॉर्क अज्यूमिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत ज़रूरी है। टॉर्क की वैल्यू हो जाती है P इंटू P क्रॉस E, यानी कि P E साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू P टाइम्स E। P की वैल्यू कितनी आई है 0.06 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻5, यहाँ से वैल्यू हो जाती है 0.006 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0.012 न्यूटन मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोल इज ड्यू टू 2 equal and dissimilar point charges placed at a short distance, long distance, above each other. None of these above each other तो हो ही नहीं सकते, वो चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली इसका आंसर है शॉर्ट डिस्टेंस।
तो हमारे पास जब भी कोई ऑपोजिट तरह के चार्जेस होते हैं, एक ठीक है डिसिमिलर है, डिसिमिलर का मतलब है कि चार्ज इक्वल है लेकिन ऑपोजिट तरह की के हैं। तो एक हमारे पास प्लस क्यू है, दूसरा हमारे पास माइनस क्यू है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल है तब जाकर के उसे डायपोल मोमेंट बुलाया था। बस स्मॉल भी एक रिलेटिव टर्म है। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि वो स्मॉल नहीं था, स्मॉल होते हुए भी नहीं था, ठीक है। तो यानी जिस भी पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत दूर है, तब जाकर के ये डायपोल की तरह एक्ट करेगा, हमारे फॉर्मूले काम करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू अ डायपोल इज रिलेटेड एज। देखो, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता था Q, तो उसके कारण हम क्या लिखते थे, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट होता है P और उससे r डिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2kp/r³। और अगर हम इस डायरेक्शन में देखें r डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है -kp/r³। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में r³ आता है हमारे पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A point Q lies on the perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P। ये रहा हमारा डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है P। उसके इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट होता है इस तरीके से। If the distance of Q from the dipole is r much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होता है E, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका वैल्यू क्या होती है? E को हम लिखते हैं -kp/r³। तो यहाँ पर हमारे पास 1/r³ आ रहा है ना। P इज प्रोपोर्शनल टू P एंड r⁻³ उसका आंसर हमारे पास D आ जाता है। देखो, E इज प्रोपोर्शनल टू P एंड प्रोपोर्शनल टू r⁻³ है ना, नीचे की तरफ 3। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एंड फील्ड। हम देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। अगर किसी भी चार्ज को हम एक पॉइंट तक लेके आए तो उस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होता है, यानी उस चार्ज को वहां तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही हम पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, अगर हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो यानी उसके कारण उसका पोटेंशियल कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी के कारण पोटेंशियल चेंज होता है। जैसे हम अगर ग्रेविटी की बात करें, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास यहाँ पर भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है -dV/dx, बस ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dx, यहाँ पे V पोटेंशियल है। सेम होता है हमारे ग्रेविटी में भी। अगर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ऊपर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसीलिए ये माइनस इसीलिए आता है। अगर हमसे 3 डायमेंशन की बात की जाए, जैसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो हमें V एक फंक्शन होगा, जैसे V की वैल्यू सम फंक्शन ऑफ x, y एंड z। इस फंक्शन को पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको i कैप से लगा देंगे। फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारा j कैप वाला कंपोनेंट बन जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा k कैप वाला कंपोनेंट बन जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। अगर सिर्फ हम एक डायमेंशन की बात करें, इन सबको यहाँ से हटा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये dx दूसरी तरफ चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर डॉट प्रोडक्ट है इज इक्वल टू -डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर हमसे कोई पूछा जाए कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, तो उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू kq/r। यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z ऑल इन मीटर्स इन स्पेस गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x² वोल्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 0, 2 इन वोल्ट पर मीटर इज। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 4x²। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ x कंपोनेंट हो सकता है, कुछ y कंपोनेंट हो सकता है, कुछ z कंपोनेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -∂V/∂x i कैप
del v बाई del y j कैप माइनस del v बाई del z k कैप। अच्छा, इस पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये देखो 4x स्क्वायर से हमारा बन जाता है 4 इंटू 2 8x। साथ में हमें लगाना पड़ेगा ये वाला माइनस भी, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस 8x आई कैप। अब इस पोटेंशियल को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे कोई y की टर्म नहीं है, y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाता है। तो y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट चीज़ है, तो इसका किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू माइनस 8x आई कैप। अब हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1। एट x इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस 8 आई कैप वोल्ट पर मीटर, जो भी उसकी यूनिट आ जाती है। तो यहाँ पर 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस है, तो 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हमारा आंसर इज डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a metal is 4 into 10 raised to power minus 8 meter. The electric field which can give on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in the units of volt per meter. तो देखो हमारे पास यहाँ पर 4 into 10 raised to power minus 8 मीटर इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। उस डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू ई, उसकी वैल्यू आ जाती है कितनी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 2/4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 वोल्ट पर मीटर। सी हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें ई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये E से E कैंसिल हो जाएगा। E इंटू ई, ये था हमारा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाता है फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है और यहाँ से हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट ए। एट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट पर मीटर and potential difference of 3000 volt. Distance between point charge and A will be। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q और उससे कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास है A और ये है डिस्टेंस R। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इज इक्वल टू 500। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। हमसे बोला गया पोटेंशियल की वैल्यू है 3000 वोल्ट, विच इज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन R। हमसे पूछा कि ये R की वैल्यू कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड A विल बी, हमें R की वैल्यू पता करनी है KQ बाई R और ये है KQ बाई R स्क्वायर। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं V डिवाइडेड बाई E कर दूं तो देखो V डिवाइडेड बाई E की वैल्यू आ जाती है दिस इज R, है ना, फॉर्मूले से आ जाता है। कैसे आ रहा है देखो, फिर से बता देता हूँ। V की वैल्यू है KQ अपॉन R, नीचे आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर सारी चीज़ें कट जाएंगी, KQ से KQ कट गया, R से A स्क्वायर कट गया और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है ऊपर में सिर्फ R इज इक्वल टू वोल्ट की वैल्यू थी 3000 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू थी 500। यहाँ से हम वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर और हमारे पास आंसर आ जाता है 6 मीटर। आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is an electric field E in X direction. If work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree with X axis is 4 joule, then what is the value of E? तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है E। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, यहाँ पर हमारे पास था 0.2 कूलम, दो जगह क्यों बना दिया, 0.2 कूलम। अच्छा, ये 0.2 कूलम है तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मान लो यहाँ पर हमारे पास ये लग जाता है फोर्स,
एफ की वैल्यू कितनी है 0.2 कूलम। अब इसने यहां से डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 मीटर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहां से 60 डिग्री पर, ये हमारा हो गया 60 डिग्री पर, यहां पर आप चले हो 2 मीटर। फोर्स एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है 4 जूल। हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन की वैल्यू थी 4 दी हुई है, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0.2 चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर, और उसका कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये सारी चीज़ें हमें मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पर इस तरीके से। आंसर क्या आता है देखो, ये 2 से 2 कट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 4 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0.2 की वैल्यू कहते हैं 40/2 विच इज़ 20 न्यूटन पर कूलम। डी हमारा आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है? देखो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अगर ये फील्ड किसी भी एरिया से क्रॉस करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। आप इसको ऐसे समझो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, यानी कि ये जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी और इस क्लोज सरफेस का जो भी एरिया वेक्टर होगा, उन सभी का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे, तो हमारे पास वो हो जाता है उस सरफेस पे फ्लक्स। उसकी वैल्यू हमेशा होती है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज एनक्लोज क्या है, जो भी इस एनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, तो वो हो गया हमारा एनक्लोज चार्ज। और इस तरीके से हमारे पास गॉस लॉ की एक ही छोटी सी डेफिनेशन है। इसका यूज हम कब करते हैं, देखो जब भी हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, उसके सेंटर में हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसके कारण सभी जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलूंगा, तो सभी जगह सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। फाई यानी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया, एरिया कितना हो जाता है 4πr² इज इक्वल टू अंदर की तरफ चार्ज इनक्लोज कितना है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से गॉस लॉ से हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अ स्फीयर encloses an electric dipole with charges plus minus 3 into 10 raised to power minus 6 coulomb. What is the total electric flux across the sphere? तो हमारे पास एक इस तरीके से स्फीयर है और यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर कुछ माइनस चार्ज होगा, तो हमारे पास यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो इस डाइपोल के कारण हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अलग अलग जगह पर यहाँ सब जगह अलग अलग फ्लक्स हो सकता है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से अगर मैं इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना लूँ जो कि हमारा ये स्फीयर खुद है, तो इस स्फीयर का जो नेट फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, कुछ चार्ज पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, प्लस एंड माइनस 3 into 10 raised to power minus 6 कूलम। तो चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है 0। आंसर हो जाता है सी। और आप देखोगे कि गॉसेस लॉ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर का आंसर इसीलिए 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू A times A। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई फील्ड है, कुछ बना दिया है किसी ने, कैसे बनाया मुझे नहीं पता। यहाँ से किसी भी A डिस्टेंस पे अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो मैंने डायरेक्शन अपने आप बना दिया। और उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाती है A times A, जहां पर A कोई कांस्टेंट है, दिस इज सम कांस्टेंट।
हमको बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किसी ना किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक इस तरीके से ए रेडियस का स्फीयर कंसिडर करूँ, उसके अंदर चार्ज कितना होगा हमें ये बताना है। अच्छा देखो, यहाँ से अगर मैं इधर ए डिस्टेंस देखता तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता ऐसे ई, जिसकी वैल्यू जाती ए टाइम्स ए। यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अगर मैं इसी को एक गॉसियन सरफेस ले लूँ तो क्या मैं फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ? फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है ई टाइम्स एरिया, क्योंकि सभी जगह एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो गॉस लॉ में हमें वही ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फ्लक्स लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच इज इक्वल टू ए टाइम्स ए, एरिया था ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया की वैल्यू हो जाती है, इस टोटल का एरिया हो जाएगा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर। और फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है गॉस लॉ से, उसकी वैल्यू हो जाती है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यहां से क्यू एनक्लोज्ड यानी कि जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होगा, जरूरी नहीं है वो यहाँ सेंटर पे हो, यहाँ कुछ भी अलग तरीका, अजीब तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो सकता है, उसकी वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए 4 पाई ए क्यूब, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब विच इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the flux through a cube of side A if a point charge of cube is at one of its corner? तो हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब है और यहां पर कोई हमारे पास इस तरीके से चार्ज है। अब इसके कॉर्नर पे चार्ज है, मैंने बहुत बड़ा करके बना दिया है। बेसिकली इसका कहने का मतलब है अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती, चार्ज के तो चारों तरफ फील्ड लाइंस जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1/8 ही इस क्यूब के अंदर जाएंगे और 1/8 जाएंगी तो वो फिर बाहर भी निकलेंगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इस टोटल चार्ज क्यूब का सिर्फ 1/8 ही इस क्यूब के अंदर था। 1/8 क्यों? क्योंकि देखो इसको आप नींबू की तरह समझो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, मतलब 4 क्यूब्स रखोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्यूब्स होंगे, उसके बीच में वो एक चार्ज हमारा आता है। तो हमारे पास इस क्यूब के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाती है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू एनक्लोज की वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाय 8 अपॉन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू हो जाती है क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बी हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be. फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस थी। इस सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू जाएगी जो अंदर की तरफ चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका रेडियस कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दूसरी गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, मान लो यहाँ पर बड़े रेडियस वाली, इस तरीके से। अरे यार ये इस सरफेस पे भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू, जो इसके अंदर है। इस सरफेस के अंदर भी तो चार्ज उतना ही है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही केसेस में फ्लक्स की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास विल रिमेन सेम, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर 1/4 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का 4, लेकिन एरिया भी तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया हो गया। तो यहाँ पे फाई डैश की वैल्यू हो जाएगी ई डैश इंटू ए डैश, तो वो वैल्यू वापस ई ए के बराबर ही आ जाती है, जो कि इनिशियली हमारा फाई था। तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L
meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास ये जो स्क्वायर रखा हुआ है इट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. तो हमारी ये जो स्क्रीन है स्क्रीन की प्लेन में ही है. यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इन प्लेन ही है. जैसे अगर ये हमारा प्लेन है, इसी में हमारी सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है. इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस एरिया को क्रॉस नहीं किया है. एरिया को क्रॉस नहीं किया तो उसके कारण फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा. जब फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करके जाती है तब हमारे पास कुछ फ्लक्स आता है. यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू 0 आने वाली है. यहाँ पर आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. अगेन पेपर के प्लेन में ही है. अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर. देखो यहाँ पर फिर से वही हो रहा है. हमारे पास कुछ शीट है जो प्लेन के पेपर में, बेसिकली आपकी स्क्रीन के फील्ड में प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी में जा रहा है, उसी प्लेन में है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस प्लेन को क्रॉस नहीं किया, उस एरिया को क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकली है, यानी फ्लक्स 0 होगा. यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सेम है, मतलब फ्लक्स डी नहीं होगा, 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A hollow cylinder, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. A hollow cylinder has a charge Q coulomb within it. इसके अंदर कहीं पर हमारे पास चार्ज है Q. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface. यहाँ पर हमारे पास इस curved surface पे कुछ फ्लक्स है. The flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be. अब देखो ये क्वेश्चन में एक चीज़ आई थिंक मिसिंग है कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था. ठीक है, वो नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. अब मान लेते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर ये इसके सेंटर में रखा हुआ था. ठीक है, सिमेट्री है यानी. अब हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, इसको हम एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे. ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर जितना भी फ्लक्स है, जितनी भी फील्ड लाइंस निकली हैं, उन सभी के कारण जो फ्लक्स होगा इस पूरी सरफेस पे उसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स जो कुछ यहाँ इस सरफेस C पे होगा, इस B पे होगा, और अरे सॉरी A पे होगा और B पे होगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C. क्योंकि यहां पर सिमेट्री है ऐसा मैंने मान लिया और क्वेश्चन ने भी एज्यूम किया हुआ है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो उसके कारण फाई A और फाई C, इस A में से जितनी फील्ड लाइंस निकली हैं उतनी ही C में से निकली होंगी. तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाई A इज इक्वल टू फाई C. और फाई B की वैल्यू भी देखो हमें फाई दे रखी है. ठीक है, फाई B की वैल्यू फाई दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू फाई A प्लस फाई B की वैल्यू फाई दी हुई है, तो मैं यहाँ से फाई मिटा देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब फाई A की वैल्यू आ जाती है हाफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5. बहुत ही सिंपल है, हमारा आंसर डी आ जाता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A charge Q is located at the center of a cube. The electric flux through any phase is. बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. हमारे पास एक इस तरीके से क्यूब है, हमें इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q. तो हमारे पास अगर इसी क्यूब को मैं गॉसियन सरफेस मान लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. अब ये जो टोटल फाई है वो एक्चुअली इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, उधर वाली सरफेस पे और नीचे की सरफेस पे, इन 6 सरफेसेस पे जितना भी फ्लक्स होगा ना उन सबको मिला करके है. और क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर, इन 6 की 6 साइड्स पे फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू फ्लक्स ऑन अ साइड, वन साइड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स ऑन अ साइड इज इक्वल टू Q अपॉन 6
एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? अच्छा, क्या ऑप्शन है ये यहाँ पे? 4 पाई से 4 पाई काटो, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge Q microcoulomb is placed at the center of a cube. The flux coming out from any surface will be, again ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/6, क्योंकि हमारे पास 6 सरफेस होती है, इनटू चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge Q is placed at the corner of a cube. The electric flux to all the 6 faces. अरे यार, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास वो जो क्यूब थी इस तरीके से उसके कॉर्नर पर है, तो यानी चार्ज का 1/8 के कारण ही हमारे पास फ्लक्स होने वाला है। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/8 ऑफ चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास आंसर आ जाता है सी। पॉइंट A point charge plus Q is placed at midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is, तो क्यूब में से टोटल फ्लक्स हमसे पूछा है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू तो हो जाएगी प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधे सीधे आंसर आ गया ए। इसमें तो सिमेट कुछ यूज ही नहीं करना, तो सेंटर पे नहीं भी होता, वो क्यूब के अंदर कहीं भी होता, हमारे गॉसेस लॉस है, हमारे पास सीधे सीधे फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। और इसी के साथ हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब एक लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बचता है जिसमें हमारे पास 2 कंडक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ भी चार्ज हो सकता है। इसके ऊपर प्लस क्यू है, इसके ऊपर मान लो प्लस Q2 है, Q1 है, और फिर हम उन दोनों को इस तरीके से कंडक्टर से या वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब चार्ज फ्लो हो सकता है। तो चार्ज किस तरीके से फ्लो होगा? चार्ज इस तरीके से फ्लो होता है कि इन दोनों सर्फेसेस पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों में इक्वल हो जाएगा। अगर किसी भी तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वहाँ से हमारे पास चार्ज दूसरी तरफ फ्लो हो सकता है, या फिर इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ सकते हैं, ताकि दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो जाए। ओके, तो ये हमारे कंडक्टर्स होते हैं। चार्ज फ्लोज टू इक्वेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर करने की उनकी टेंडेंसी होती है। और हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सा कंडक्टर हम मान के चलते हैं जो है हमारा अर्थ, और अर्थ का रेडियस इतना बड़ा होता है तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कहते हैं V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। कि रेडियस ऑफ अर्थ इतना ज़्यादा बड़ा है, इसको आप इन्फिनिटी मानोगे तो ये पूरी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इसीलिए अर्थ के पोटेंशियल को हम 0 मानते हैं। और किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थिंग कर देंगे, उसको इस तरीके से अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि इस अर्थ का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल बराबर हो जाए, यानी कि इस सरफेस का है जो भी कंडक्टर, इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ध्यान देना, इसका पोटेंशियल 0 होगा अगर इसे मैं अर्थ करूंगा, इसका ये मतलब नहीं है इसके ऊपर चार्ज 0 होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of -1 into 10⁻⁻2 coulomb and 5 into 10⁻⁻2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is, तो हमारे पास पहले तो 2 स्फीयर्स होंगे, ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाने वाला है। ऑलराइट, तो हमारे पास KQ1 by R1 will be equal to KQ2 by R2। फाइनली ऐसा होने वाला है, स्फीयर नंबर 1 का पोटेंशियल, स्फीयर नंबर 1 का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्फीयर नंबर 2 का पोटेंशियल। ओके, यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है, देखो K से K कट गया, R1 और R3 में, R2 में हमारे पास कुछ रिलेशन है क्या? देखो R1 है 1, R2 है 3 टाइम्स R1, तो यहां से हमारे पास आ जाता है Q2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहां से आ जाएगी, हमारे पास देखो फाइनली जो दोनों चार्जेस होंगे स्फीयर नंबर 1 पे और स्फीयर नंबर 2 पे, यहाँ पे अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनिशियली दोनों का मिला करके हमारे पास चार्ज कितना था, -1 एंड +5। इनिशियली चार्ज था हमारे पास +4 into 10⁻⁻2 कूलम,
बाद में भी चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आ जाता, एक से दूसरे पे गया दूसरे से पहले पे आ सकता है, लेकिन नया चार्ज क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फाइनली हमारे पास चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2। Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू, इनिशियली क्या चार्ज था हमारे पास टोटल, वो था 4 इंटू 10⁻⁻²। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, Q2 की वैल्यू रख दो 3 टाइम्स Q1, यहाँ से वैल्यू रखोगे तो Q1 4Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² कूलम, यानी Q1 की वैल्यू आ गई 10⁻² कूलम और Q3 की वैल्यू आ जाती है -2 कूलम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर कौन सा है, सेकंड वाला, तो सॉरी ये Q2 था, Q2 की वैल्यू ये हो जाती है, ये हमारा आंसर हो जाता है, हमारा आंसर आ जाएगा बी। हमें पोटेंशियल बराबर करना है, तो हमने पहले क्या किया, पोटेंशियल बराबर कर दिए, स्फीयर नंबर 1 और स्फीयर नंबर 2 का पोटेंशियल बराबर करा दिया, उससे हमें एक इक्वेशन मिलती है। फिर हमने चार्ज कंजर्वेशन कर दिया कि इनिशियली जो चार्ज था वही फाइनली चार्ज होगा, इससे इक्वेशन नंबर 2 मिली। पहली इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, उनको हम अब सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास Q2 की वैल्यू जाती है 3 इंटू 10⁻² कूलम, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही हमारे पास और एक क्वेश्चन है, 2 metal spheres, one of radius r and the other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? तो देखो इसको समझो पहले कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज था, स्फीयर था, दूसरा था, इस पे भी सिग्मा था, इस पे भी चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर था। इन दोनों का चार्ज बराबर नहीं है, चार्ज डेंसिटी बराबर है। चार्ज डेंसिटी बराबर है, इसका एरिया जो भी होगा, इसका एरिया तो 4 टाइम्स एरिया होगा, तो इसके ऊपर एक्चुअली 4 गुना चार्ज है, चार्ज की डेंसिटी बराबर है। फिर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को टच करा दिया, तो यहाँ पर कुछ चार्ज फ्लो हो सकता है। चार्ज फ्लो कैसे होगा, चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा कि हम इन दोनों के पोटेंशियल को बराबर कह पाएंगे, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास स्फीयर का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वो क्या था, V इज इक्वल टू KQ/R। अब यहाँ पर हम चार्ज की टर्म में सब बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में। तो हम पहले सारे फॉर्मूलों को चार्ज डेंसिटी की टर्म में लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखो हमें पहले समझना है कि पहले दोनों स्फीयर्स पे चार्ज डेंसिटीज थी सिग्मा एंड सिग्मा, बाद में हमारे पास हो जाता है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दिस वॉज आवर इनिशियल कंडीशन, ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इनिशियल और दिस वॉज आवर फाइनल। हमें वोल्टेज पता करना है, पोटेंशियल पता करना है सिग्मा की टर्म्स में। देखो हमारा पोटेंशियल होता है KQ/R। क्या किसी भी स्फीयर के लिए हमारे पास अगर चार्ज डेंसिटी दी है तो हम चार्ज पता कर सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी K/R, तो ऐसे ही है। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है, चार्ज होता है सिग्मा टाइम्स एरिया, एरिया होता है 4πr², तो इसको मैं लिख दूंगा इंटू सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ देखो R से ये कट जाएगा और हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है 4πk सिग्मा R। पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड R। अगर हम बोलते हैं कि उन दोनों को हमने कनेक्ट किया और उन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों के लिए 4π और k की वैल्यू तो सेम ही थी, इसका मतलब सिग्मा 1 R1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो यहां से हमारे पास पहली इक्वेशन आती है, हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग EQUATING, इक्वेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू होती है 4πk सिग्मा R, यानी कि बाद में कनेक्ट कराने के बाद में दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, यानी सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2।
क्या R1 और R2 में हमारे पास कोई रिलेशन है? यस, तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू सिग्मा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए जो आएगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि एक से चार्ज निकल के दूसरे में गया है, तो हमारे पास आ जाएगी इस दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पर चार्ज तो दिया ही नहीं था, हमारे पास तो सिर्फ चार्ज डेंसिटी थी और उससे हम टोटल चार्ज पता कर सकते हैं. देखो इनिशियल चार्ज कितना रहा होगा, इनिशियल स्फीयर नंबर 1 पे और 2 पे जो भी चार्ज था, बाद में भी स्फीयर नंबर 1 पे और 2 पे जो भी चार्ज होगा उसे हम इक्वेट कर देंगे. स्फीयर नंबर 1 पे इनिशियल चार्ज था 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर नंबर 1 इनटू उसकी डेंसिटी सिग्मा थी, प्लस बड़ा वाला जो स्फीयर था उसका एरिया कितना था 4 पाई इंटू 2 आर का स्क्वायर, उसका रेडियस डबल था लेकिन उसकी भी डेंसिटी थी सिग्मा, इज इक्वल टू फाइनल चार्ज में छोटे वाले स्फीयर पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया इंटू उसकी डेंसिटी कितनी हो गई है बाद में सिग्मा 1, प्लस दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा 2. ये चीज सबको क्लियर है? अब देखो यहां पर ये 4 पाई से 4 पाई से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर हमें मिलती है हमारी दूसरी इक्वेशन. यहाँ पर देखो सिग्मा प्लस 4 सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2. ये है यहाँ पे, इसको सिग्मा प्लस 4 सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ 5 सिग्मा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है. बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आई है. यहाँ पर देखो सिग्मा 1 की वैल्यू है कितनी 2 सिग्मा 2, यहाँ पे रख दो सिग्मा 1 की वैल्यू रख दो 2 सिग्मा 2, तो हमारे पास आ जाता है 5 सिग्मा इज इक्वल टू 6 सिग्मा 2, यानी कि सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5/6 सिग्मा. आंसर आ गया. और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसी को डबल कर देंगे, ठीक है, यहीं से पता चलता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2. इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाता है 5/3 टाइम्स सिग्मा. क्या ये हमें कहीं ऑप्शन दिख रहा है 5/3 एंड 5/6? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. और अब आप इस चीज को देख सकते हो, हमारे पास एक ही सिंगल अप्रोच होती है. पहले हम पोटेंशियल बराबर कर देते हैं, उससे एक इक्वेशन निकालते हैं, बाद में हम चार्ज कंजर्व करा देते हैं, उससे दूसरी इक्वेशन निकालते हैं और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं. चाहे आप हमसे चार्ज डेंसिटी पूछें, चाहे आप हमसे चार्ज पूछें, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है. और इसी के साथ हमने नीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले 33 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं इस एक सिंगल वीडियो में. और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और थ्योरी के लिए आप आ सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर आप अपना फ्री प्लान अनलॉक करते हो, मेरा कोड यूज़ करते हो विक्रांत वहां पर. और इस सीरीज़ के सभी नोट्स और वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए आप आ सकते हो bit.ly/physicsandgame. वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करना, ताकि मेरी जब भी लाइव क्लास हो आपको नोटिफिकेशन आएगी. और ये अनअकैडमी ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में अवेलेबल है. वहाँ पे आप आते हो, अपना फ्री अकाउंट बनाते हो, फ्री अकाउंट बना के आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हो VIKRANT. यहाँ पे सर्च करना, उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाओगे, इसको फॉलो कर लेना. आप मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस भी यहाँ पर देख पाओगे. और इनको देखने के लिए आपको एक बार फिर से अपना फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा. वहाँ पे भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ करते हो. इस तरीके से हम वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लाइव एनवायरनमेंट होता है, आप कमेंट कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हो. यहाँ पे लो डेटा कंजम्पशन वाला कलरफुल वाइट बोर्ड होता है. तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे मेरा कोड विक्रांत यूज़ करना आपको. एंड दिस इज़ इट.